हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली एपिसोड 6। मेरी इस स्टोरी को सुनने के लिए लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू मैडम, आपकी बातों से मुझे जिल्लत और रसवाई इसके इस अंधेरे में उम्मीद और आबरू की किरण जगमगाई दिखाई दे रही है। शुक्र है इस माशरे में सब अकल के अंधे और कानों के कच्चे नहीं हैं। आप जैसे लोगों को की मौजूदगी भी गनीमत है इस माशरे में, बल्कि नेमत है मुझ जैसे लोगों के लिए। तो थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। ऑलवेज वेलकम माई चाइल्ड। और हाँ, ये गौर रख लो, प्रिंसिपल फरहत नसीम ने मुस्कुराते हुए कहा और अपने पर्स में से निकालकर इसकी जाने बढ़ा दिया जो इसने ले लिया। ये किसका कार्ड है मैडम? ये मेरी छोटी बहन का कार्ड है। इस पर जिस स्कूल के एड्रेस पर और फोन नंबर दर्ज है वो मेरे स्कूल मेरी बहन मदहम नसीम चला रही हैं। इसे एक साइंस टीचर की जरूरत है और अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मधु से बात कर सकती हो। तुम्हारे लिए किसी सिफारिश की जरूरत तो नहीं है, तुम्हारा शानदार तालीमी करियर ही तुम्हारी सिफारिश है। फरहत नसीम ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो तशकर और हैरत से बोली, थैंक यू मैडम, लेकिन ये स्कूल तो इस्लामाबाद में है और मैं यहाँ लाहौर में हूँ। ओ, मुझे ख्याल ही नहीं रहा, ना जाने मैंने तुम्हारे ये कार्ड क्यों दे दिया है। खैर रख लो, शायद कभी तुम्हारे काम आ जाए। वो हंसकर बोली तो वो इनका शुक्रिया अदा करके वहां से चली आई। घर पहुंची तो रजिया बेगम को गायब पाकर परेशान हो गई। अम्मा अम्मा कहाँ हैं आप? वो चीख रही थी। बाजी मोहन भाई आपकी अम्मा को अस्पताल लेकर गए हैं, इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मोहल्ले के एक बच्चे ने आकर इसे बताया। या अल्लाह, खैर मेरी अम्मा को कुछ ना हो। अल्लाह मियाँ। रानिया ने बेख्तियार दुआ मांगी। किस अस्पताल लेकर गए हैं? भाईजान कह रहे थे कि आपको बता दूं, इस बच्चे ने इसे एक चट देते हुए बताया। रानिया ने चिट लेकर पढ़ी और बच्चे का शुक्रिया अदा करके अपनी चीजें अपने कमरे में अलमारी में रखने के बाद शोल्डर बैग में कुछ पैसे रखे और अस्पताल रवाना हो गए। अस्पताल पहुंची तो मामून इसे इमरजेंसी के बाहर परेशान टहला हुआ मिला। रानिया ने इसके पास पहुंचते हुए सवाल की बौछार कर दी। क्या हुआ है? अम्मा को कहाँ है? मेरी अम्मा इमरजेंसी रूम में है खालाजान। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें टाइफाइड नमूनिया का अटैक हुआ है। मामून संजीदा मगर नरम लहजे में बोला। ओ नो, वो एकदम दीवार से जा लगी। हिम्मत से काम लो, इंशाल्लाह खालत जान ठीक हो जाएंगी। इनकी सांस लेने पर प्रॉब्लम हो रही थी, फिर भी वो अस्पताल नहीं आना चाह रही थी, मगर मैं जबरदस्ती ले आया हूँ। डॉक्टर का कहना है कि अगर जरा सी देर हो जाती तो। मामून इसे सारी तफसील बता रहा था कि अचानक इसका चेहरे का रंग उड़ गया था। देखो तो अम्मी ने बेनियाजी का एहसास हुआ और एकदम से खामोश हो गया। उफ मेरे अल्लाह, अगर आप घर ना होते तो, रानिया ने खौफजदा लहजे में कहा। वो कभी जैसे आप कहती थी तो कभी तो मामून ने इसके इस पल पल की बदली आदतों कैफियत में मुतहरिर हुआ। घबराओ नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू, रानिया ने तशकर से नजरें झुकाकर कहा। इसकी जरूरत नहीं है, वो खाला है मेरा फर्ज है इनका ख्याल रखना। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो बस एक नजर इसके चेहरे पर डाल कर रह गए। इसका लहजा और अंदाज बेहद पुरखलूस था। रानिया को शर्मिंदगी हो रही थी कि इसने चंद घंटे पहले इसको बहुत बुरा भला कहा था और फिर भी वो इसके माँ को अस्पताल लेकर आया है, इसके लिए परेशान हो रहा है, इसे तसल्ली दे रहा है। कहीं मौसूफ मेरी हमदर्दी की तवज्जो और मोहब्बत हासिल करने के लिए मुझे अपना एहसानमंद बनाकर हासिल करने की गर्ज से तो ये नेकी नहीं कर रहे? रानिया के दिमाग ने सवाल उठाया। इसी वक्त डॉक्टर इमरजेंसी रूम से बाहर निकला। मामून और रानिया की जानिब मुतवज्जा हो गए। हमें मरीजा को अस्पताल में एडमिट करना पड़ेगा, इन्हें ऑक्सीजन लगा दी गई है। आप दुआ करें कि वो नॉर्मल हो जाए। फिलहाल हमें इन्हें आईसीयू में रखेंगे। डॉक्टर वजीर अली ने इन्हें रजिया बेगम की हालत से आगाह करते हुए बताया। डॉक्टर साहब, वो तंदुरुस्त तो हो जाएंगी ना? रानिया ने बेचैनी से पूछा। इंशाल्लाह, आप दुआ कीजिए और मिस्टर मामून आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर वजीर अली ने रानिया को तसल्ली देने के बाद मामून से कहा तो रानिया ने हैरत से इसे देखा और वो शाना थपकते हुए इसे तसल्ली देता है डॉक्टर के साथ चला गया और वो अम्मा की सेहत और सलामती की दुआएं मांगने लगी। डॉक्टर साहब, कोई खास बात है क्या? मामून ने डॉक्टर के साथ इनके कमरे में आने से ही सवाल किया। मामू ने डॉक्टर के साथ इनके कमरे में आते ही सवाल किया तो जी हाँ, दरअसल मरीजा के फेफड़ों में पानी चला गया है, इनके नमूनिया का भी शदीद अटैक हुआ है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपकी मरीजा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकेंगी। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? डॉक्टर भी तो इनके शौहर का इंतकाल को भी 10-12 रोज ही हुए हैं, इनकी बेटी वो कैसी सह पाएगी ये सदमा? मामू ने देखकर परेशानी से अपना सर पटा कर कहा। यकीनन ये बहुत दुख की खबर है, लेकिन हम डॉक्टर्स को भी मजबूरी है, हम अपने फरीज के लवाकिन को अंधेरे में नहीं रख सकते। डॉक्टर साहब, आप प्लीज रानिया के सामने ये सब बातें मत कहिएगा, वरना वो इनसे पहले मर जाएगी। मामू ने मुल्तजी लहजे में कहा। आप इत्मीनान रखें, मुझे अंदाजा है इस बात का, इसीलिए मैंने आपको अलहदा बुलाकर ये बात बताई है। डॉक्टर वजीर अली ने संजीदगी से कहा।
थैंक यू डॉक्टर, मामू ने उठते हुए कहा और वापस रानिया के पास आ गया। क्या कहा डॉक्टर ने? रानिया ने बेकरारी से पूछा। कुछ नहीं, वो अस्पताल के बिल वगैरह की बात कर रहे थे। कमरा बुक कराना होगा खाला जान के लिए। मामू ने फौरन बहाना बना दिया। कितना खर्चा होगा? रानी ने सवाल किया। जितना भी खर्चा होगा बिल मैं पे करूंगा, फिक्र ना करो तुम। आप क्यों पे करेंगे? क्योंकि वो मेरी खाला हैं और वो मुझे अपना बेटा कहती हैं और समझती भी हैं, और एक बेटे का ये फर्ज है कि वो अपनी माँ के इलाज पर खर्च करे। ये मेरा खाला और जान का मामला है, तुम्हें इस मामले में शिकवे गले करने की कोई हक नहीं है। वो लाजवाब हो गई। रानी ने मजीद मामू को फोन करके रजिया बेगम की हालत से आगाह कर दिया था। वो अपनी बीबी और बच्चों के साथ कुछ देर के लिए इन्हें देखने आए थे। रजिया बेगम और रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया था रानिया तो डाउन ही से डाउन पहले अपने बाप को खा गई और अब अपने माँ को मौत के दहाने पर ले आई है। हाय हाय, अभी तो अमजद भाई का कफन भी मैला नहीं हुआ और इनकी बेवा भी मरने को पड़ी है। रुखसाना मजीद ने धाई देते हुए कहा। रानिया का दिल पाँच पाँच हो गया। मामून कमरे में आते ही इनकी बातें सुनकर दरवाजे पर रुक गया था। रुखसाना, चुप करो बच्ची, पहले ही बहुत परेशान है, तुम मजीद परेशान मत करो। इसका कसूर क्या है? मजीद मामून ने कहा। तो इसका कसूर है, इससे पूछें जरा अपनी भांजी से कि क्या बेगम सगीर ने इसे आवारा और बदकिरदार कहते हुए आधे घंटे के अंदर अंदर मंगनी किसके कहने पर तोड़ दी। एकदम से इन पर इसकी असलियत कैसे जाहिर हो गई? रुखसाना मजीद ने तख्त लहजे में कहा। ये वक्त इन बातों का नहीं है, दुआ करो कि रजिया बहन तंदुरुस्त हो जाए। मजीद मामू ने सख्ती से इन्हें टोक कर कहा। रजिया बेगम बज़ाहिर सो रही थी मगर इनकी बातें सुन रही थी, जानबूझकर सोती बन गई थी। इन्हें अपनी रानिया की फिक्र खाई जा रही थी। तंदुरुस्त होकर कौन सी खुशी मिलने है इस बेचारी को? बेटी ने सुहाग भी छीन लिया और इनकी आबरू भी खाक में मिला दी। ऐसे में भला कोई माँ तंदुरुस्त हो सकती है? ये तो आज़ाद हो जाएगी कि माँ बाप कोई भी रोकने टोकने के मौजूद नहीं, फिर जहाँ चाहेगी और जिसके साथ चाहेगी आवारा फिरेगी। बस करें अम्मी, आप भी बेटियों वाली हैं, क्यों किसी की बेटी को इल्जाम दे रही हैं? आपकी सारी जिंदगी आपके सामने गुजरी है, फिर भी आपके किरदार को दागदार कर रही हैं। बड़े अफसोस की बात है। मामून से जब जब्त न हुआ तो दखल अंदाज होते हुए तेज लहजे में कहा। रानिया ने नफरत से इसे देखा तो और दिल कहा था, खुद ही मुझे बदनाम और रसवा किया है और अब खुद ही मेरे हक में बोलकर अपनी नजरों में मोतबर बनने की कोशिश कर रहा है। मामून बेटा, सारा शहर यही बात कह रहा है, तो इसमें कोई ना कोई सदाकत तो होगी ना? रुखसाना मजीद ने अपनी शर्मिंदगी मिटाने को नरमी से कहा तो वो गुस्से से बोला। क्या सबूत है आपके पास? या शहर भर के पास जाने की आवारगी और बेहयाई का? बताएं मुझे, दिखाएं मुझे। खामोश हो जाएं आप लोग। रानिया चीख उठी। आप मेरी माँ की तीमारदारी और अयादत के लिए आई हैं या हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने और नए जख्म लगाने? मेरे किरदार पर उंगली उठाने वाले और बात करने वाले अपने किरदार का जायजा तो लें। मुझे किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं करनी और मिस्टर मामून सिया, मुझे आपकी गवाही की जरूरत भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं किस किरदार के मालिक हूँ, इसलिए मुझे किसी की राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई ज़रूरत नहीं है आपको मेरी पाक किरदारी की गवाही देने या मेरे हक में बोलने की। और मजीद मामू, आप कैसे भाई हैं कि अपनी बहन से दो बोल तसल्ली के भी ढंग से ना बोल सके? आपकी भांजी यहाँ पर बोझ नहीं बनेगी। मामू बेफिक्र हो जाइए, मुझे अपना बोझ उठाना आता है। रानिया ने सबको बारी बारी देखते हुए कहा तो वो शर्मिंदा से एक एक करके कमरे से बाहर चले गए। मामून वहीं खड़ा रहा और रानिया का चेहरा तकता रहा जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। वो जानता था कि हालात, वाक़यात और बेदरपे मिलने वाले सदमात ने इसे गसीला, चिड़चिड़ा और गुस्ताख बना दिया है, इसलिए वो इसकी किसी बात का बुरा नहीं मानता था, उल्टा इसके लिए परेशान रहता था। आप भी चले जाइए, रानिया ने मामून को खड़े देखते कर सख्ती से कहा। मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है रानिया, और वो बेबसी से बोला। इसके लहजे में कुछ था जिसने रानिया के दिल में तूफान पैदा कर दिया था। रानिया, रजिया बेगम ने आंखें खोलकर इसे पुकारा। जी अम्मा, कैसी तबीयत है आपकी? वो दौड़कर इनके करीब चली आई। रानिया, मेरी बच्ची, मुझे लगता है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अम्मा, मत करें ऐसी बातें, मुझे किसके सहारे छोड़कर जाएंगी? वो रोते हुए बोली और इनका हाथ थामकर चेहरे से लगा लिया। मेरी आखिरी बात मानेगी अम्मा, आपका हुक्म करें, जो कहेंगी मैं मानूंगी, बस मुझसे मरने की बातें मत करें। वो रोते हुए तड़प कर बोली। मुझे तेरी फिक्र है रानी, तू अकेली कैसे जिएगी? देखिए मेरी वसीयत भी है और आखिरी ख्वाहिश भी। वादा कर मेरी वसीयत आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी ना? रजिया बेगम ने ठहर ठहर कर अटक अटक कर अपनी बात मुकम्मल करी। हाँ अम्मा, मैं वादा करती हूँ, आप जो कहेंगी मैं पूरा करूंगी। आपकी बात, आपकी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगी। अम्मा, वो रोते हुए बोलती मामून के दिल पर खंजर चला रही थी। छान बेटा,
رضیہ بیگم نے مامون کی طرف دیکھا۔ جی خالہ جان۔ مامون نے ان کے بیڈ کے قریب آ کر ان کے ہاتھ تھام لیا۔ بیٹا اپنی مرتی ہوئی خالہ کی ایک بات مانو گے؟ آپ کہیے تو خالہ جان، وہ خلوص سے بولا۔ مون میرے جان، میری رانیہ کو اپنا لو، اسے اپنا لو، اپنا دے وہ، یہ تمہارا بڑا بہت احسان ہوگا اپنی خالہ پر۔ رضیہ بیگم نے بھولی ہوئی سانسوں کے بیچ اپنی خواہش بیان کی تو مامون تو جیسے شادی مرگ تاری ہو گئی اور رانیہ کو حیرت بے بسی سے بولی، اماں یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ دیکھ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اب مکرنا نہیں، مجھے چین سے مرنے دے میری بچی، رضیہ بیگم نے دکھ سے کہا۔ اماں وہ رونے لگی۔ مون بیٹا کیا سوچنے لگے؟ کہیں تم بھی تو رانیہ کے نام سے منسوب رسوائی سے خوفزدہ تو نہیں ہو گئے اس سے؟ نہیں خالہ جان، میری رانیہ کے لیے بہت مقدس، معصوم اور معتبر ہستی ہے، میں اسے بہت خوش رکھوں گا انشاءاللہ۔ وہ ان کی بات کاٹ کر نرمی سے بولا تو انہوں نے سکون کا سانس لیا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہیں ہر سکھ اور خوشی نصیب کرے۔ بیٹا مون مجھے معاف کر دینا۔ چاند تم بھی کیا سوچتے ہوگے کہ کیسے خود غرض اور مطلبی خالہ ہے؟ اب نہ مطلب پڑا تو تمہیں رانیہ کا بھائی بنا دیا اور اب مطلب پڑا تو شوہر بننے کا کہہ رہی ہے۔ رضیہ بیگم خوشی سے روتے ہوئے بولی، خالہ جان کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ آپ نے تو مجھ پر احسان کیا ہے، میں تو خود رانیہ کا ہاتھ مانگنا چاہتا تھا، لیکن آپ لوگوں نے جب اس کی منگنی طے کر دی تو مجبوراً مجھے خاموش رہنا پڑا، ورنہ میں نے تو ممی سے بات بھی کر لی تھی، ہماری قسمت میں شاید اس طرح ملنا لکھا تھا۔ آپ کی رانیہ کو بہت خوش رکھوں گا، بس آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے؟ مامون نے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے بتایا تو وہ نہال ہو گئیں۔ بیٹا کیا تم آج ہی رانیہ سے نکاح کر سکتے ہو یہاں میرے سامنے؟ انہوں نے اس کے سہارے سے اٹھتے ہوئے پوچھا تو مامون نے پیار بھری نظروں سے رانیہ کو دیکھا جو اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ خالہ جان اطمینان رکھیں، میں تھوڑی دیر میں سارا انتظام کر کے آتا ہوں، وہ خوشی سے مسکرا کر بولا۔ رانیہ ادھر دیکھ میری رانی، رضیہ بیگم نے اسے پیار سے بلایا۔ جی اماں۔ وہ ان کے قریب آ گئی۔ وہ جو میرا صندوق ہے جامنی کور والا، اس میں تیرے کچھ جوڑے رکھے ہیں، تیرے جہیز کے لیے بنوا کے رکھے تھے میں نے، میرون اور سنہری سوٹ نکال کر نہا کر پہن لینا، میں تجھے پوری طرح تو دلہن بننے نہیں دیکھ سکوں گی، لیکن آتی تیاری تو اتنی جلدی میں ہو ہی جائے گی۔ اور مون بیٹا اس کے ہاتھوں پر مہندی ضرور لگوانے، اسے ابھی اپنے ساتھ لے جاؤ، بازار سے مٹھائی وغیرہ خرید لینا، پیسے رانیہ دے دے گی، رضیہ بیگم نے خوشی خوشی ہدایت دی۔ خالہ جان پیسے ہیں میرے پاس، آپ بس اپنا خیال رکھیں، میں 2-2.5 گھنٹے میں سارا انتظام کر لوں گا، اور نرس یہاں آپ کے پاس آن ڈیوٹی ہوگی، کسی چیز کی ضرورت ہوئی، کوئی مسئلہ ہو تو فوراً نرس کو بتا دیجیے گا۔ چلیں رانیہ، مامون نے رضیہ بیگم کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ رانیہ نے رضیہ بیگم کی طرف دیکھا تو انہوں نے اسبات میں سر ہلا کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنی چادر اوڑھ کر آنسو صاف کرتی ہوئی اس کے ساتھ چلی ہوئی باہر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ وہ اس وقت صرف اپنی اماں کی آخری خواہش اور آخری وصیت پر سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی۔ وہ اپنی زندگی اس قدر مایوس لگ رہی تھی کہ وہ پھر سے رو پڑی۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی اسٹوری سننے کے لیے پلیز لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔